कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। एनिमल कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं टू स्टिमुलाई? बाय देयर मूवमेंट, मूव करके स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमें पता करना है कि ऑर्गेनिज्म लिविंग है कि नहीं, तो कैसे पता चलेगा? अगर वो रिस्पॉन्ड करता है टू स्टिमुलाई, मतलब वो लिविंग है, नहीं तो नहीं, राइट? तो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। लेकिन ज्यादा रिस्पॉन्ड कौन करता है? एनिमल्स। क्यों? क्योंकि उनके अंदर दो सिस्टम होते हैं, एक नर्वस सिस्टम और एक एंडोक्राइन सिस्टम, जिससे वो रिएक्ट करते हैं टू स्टिमुलाई। जबकि प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता, सिर्फ उनके पास क्या है? हार्मोन्स, हार्मोनल सिस्टम है। तो दे रिएक्ट टू द स्टिमुलाई इन अ वेरी लिमिटेड वे। रिस्पॉन्ड वो भी करते हैं बट इन अ वेरी लिमिटेड वे। अब कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्या है? इतने सारे सिस्टम हैं, इतने सारे ऑर्गन्स हैं, वो सब ऑर्गन्स सिस्टमैटिक काम करें एक साथ मिलकर, तभी तो ऑर्गेनिज्म हेल्दी रहेगा, है ना? तो कोऑर्डिनेशन जरूरी है, सारे सिस्टम में कोऑर्डिनेशन जरूरी है, ठीक है? तो इनके सिस्टमैटिक वर्किंग और कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। इसलिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स पहले पढ़ेंगे हम लोग। तो हमको मालूम है कि प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता लाइक द एनिमल्स। तो उनके अंदर एक ही सिस्टम होता है, दैट इज प्लांट हार्मोन, दैट इज केमिकल सब्सटेंस जो सेक्रीट करते हैं। यही तरीका है उनका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने का, ठीक है? क्योंकि नर्वस सिस्टम नहीं है तो वो स्लोली रिस्पॉन्ड करते हैं बाय ग्रोइंग। ये देखिए, टच मी नॉट, जैसे ही आपने उसको टच किया उसने रिस्पॉन्ड कर दिया, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। प्लांट हार्मोन, जिसको हम लोग फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं, मेजर 4 टाइप्स क्या क्या है? ऑक्सिन्स, गिबरेलिन्स, साइटोकिनिन्स, एब्सिसिक एसिड। तो फर्स्ट 3 जो है, दीज आर ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स। बाकी जो नेक्स्ट है, इनहिबिटर्स, मतलब ये ग्रो करने के लिए है, और ये इनहेबिट मतलब ग्रोथ को रोकने के लिए है। डिटेल में अपन आगे डिस्कस करेंगे। ऑक्सिन्स का काम क्या रहता है? ग्रोथ प्लस बेंडिंग, है ना? तो लाइट को ये रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो रिस्पॉन्ड कैसे करेगा? वो मान लीजिए उसको राइट की तरफ बेंड होना है, तो लेफ्ट में खूब सारे ऑक्सिन्स हो जाएंगे, जिससे लेफ्ट में ग्रोथ उसकी बढ़ जाएगी। लेफ्ट में ग्रोथ बढ़ रही है, राइट में नहीं बढ़ रही है। इन अदर वर्ड्स, वो राइट की तरफ बेंड हो गया। तो जिस तरफ उसको बेंड होना है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सेल्स जो हैं बहुत नंबर में हो जाते हैं, उनमें ग्रोथ हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बेंड हो जाएगा। दिस इज बिकॉज ऑफ ऑक्सिन्स। तो जहां भी हम बेंडिंग करेंगे ना, तो ऑक्सिन्स। गिबरेलिन्स देख लीजिए, इट इज फॉर स्टेम ग्रोथ। फर्स्ट फिगर देखिए और सेकेंड फिगर देखिए, इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, इसकी स्टेम बढ़ गई। नेक्स्ट फिगर में देखिए, इसकी स्टेम और बढ़ गई। आप समझ रहे ना, इससे स्टेम में ग्रोथ हो रही, बाकी ओवरऑल जो फिगर है उसमें डिफरेंसेस नहीं है ना? तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टेम ग्रोथ? इट इज गिबरेलिन्स। और जो साइटोकिनिन्स हैं, वो मोर मेटासिस करते हैं, ताकि मोर नंबर ऑफ सेल्स हो और मोर प्लांट ग्रोथ, ठीक है? और डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, एब्सिसिक एसिड हमने क्या बोलता है? इनहेबिट करता है, ग्रोथ को रोकता है, ठीक? इस पर्टिकुलर एरिया में क्या होगा? ग्रोथ को रोक दिया जाएगा, है ना? ग्रोथ रुक जाएगी, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? लीफ
येलो हो जाएगा और ये डिटैच हो जाएगा। तो अगर हम पूछेंगे कि लीव्स के गिरने, फ्रूट्स के गिरने का रीजन क्या है, इट इज एब्सिसिक एसिड। ये क्वेश्चन का आंसर याद रखना, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। और ऐसा नहीं है कि एक हार्मोन पर्टिकुलर एक के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि ऑक्सिन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ मेच्योरिटी, फ्लावरिंग और फ्रूट डेवलपमेंट, तीनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। गिबरेलिन जो है जर्मिनेशन के लिए भी है, ग्रोथ टू मेच्योरिटी, फ्लावरिंग, फ्रूट डेवलपमेंट के लिए भी है। अगर हम साइटोकिनिन्स की बात करेंगे तो ग्रोथ, मेच्योरिटी, फ्लावरिंग, फ्रूट डेवलपमेंट। एब्सिसिक एसिड आपको मालूम है किस चीज के लिए है, इनहेबिट करेगा, है ना, ग्रोथ को रोक देगा। इससे क्या है, फ्रूट्स, लीव्स फॉल हो जाएंगे। फिगर देखिए, ये फिगर से ही समझ में आ रहा है। और डोमिनेंसी ऑफ दी सीड्स क्या हो जाएंगे, डोमिनेंट हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। इन अदर वर्ड जर्मिनेट नहीं करेंगे, ये रोक रहा है। ये ऐसा एक्शन है जो ग्रोथ को रोकता है, बाकी सब ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। क्या, कौन से ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, यहाँ टेबल में डिटेल में बताया हुआ है। The 4 major hormones, auxin, gibberellins, cytokinins, एब्सिसिक एसिड। और जैसा मैंने बताया कि सिर्फ एक ही चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऑक्सिन्स प्रमोट सेल एनलार्जमेंट, हमने पढ़ा था ना कि रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, है ना, बेंड हो जाता है बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ ऑक्सिन्स। डिफरेंशिएशन इन द प्लांट्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, फ्रूट ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, अभी हमने ऊपर चार्ट में देख लिया। गिबरेलिन्स जो है सेल एनलार्जमेंट, डिफरेंशिएशन के साथ में वो ब्रेकिंग द डोमिनेंसी इन द सीड्स एंड बर्ड्स। तो सीड्स डोमिनेंट रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं, उनको एक्टिव कर देता है, तो डोमिनेंसी को ब्रेक कर देता है, बर्ड्स की डोमिनेंसी को ब्रेक कर देता है, फिर वो बर्ड्स फूल के फ्लावर्स बन जाते हैं। ऑल्सो प्रमोट्स ग्रोथ इन फ्रूट्स। साइटोकिनिन्स helps in delaying the aging in leaves. Leaves की aging को डिले कर रहा है। Also opening of stomata. जबकि एब्सिसिक एसिड इज अ ग्रोथ इनहिबिटर, ग्रोथ को रोक रहा है, ठीक है। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और फॉलिंग ऑफ द लीव्स एंड फ्रूट्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट इज प्लांट मूवमेंट। तो हमने पढ़ा कि प्लांट मूव करता है ना। तो सन की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मूव कैसे कर रहा है, ऑक्सिन्स की वजह से। तो जिस साइड उसको मूव करना है, मान लीजिए राइट में मूव करना है, मान लीजिए उसे राइट में मूव करना है, तो लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑक्सिन्स हो जाएंगे, मोर ऑक्सिन्स ऑन द अदर साइड, जिससे कि उनकी ग्रोथ फास्ट हो जाएगी। तो लेफ्ट साइड में फास्ट ग्रो होगा, राइट में नहीं होगा, तो इन अदर वर्ड्स वो स्टेम क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द राइट। तो प्लांट मूवमेंट इस तरह से होता है। ट्रोपोजिम, ट्रोपिज्म, ठीक है। व्हाट इज ट्रोपिज्म, ग्रोथ मूवमेंट, याद रखना, ग्रोथ मूवमेंट। क्योंकि ट्रोपोजिम के अलावा एक चीज और आएगी, ट्रॉपिक मूवमेंट्स के अलावा नेस्टिक मूवमेंट्स, वो ग्रोथ मूवमेंट्स नहीं है ना। तो ट्रोपिज्म क्या है, ग्रोथ मूवमेंट है, ग्रो कर रहा है इन द रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इंटरनल स्टिमुलाई नहीं, एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने के लिए वो ग्रो करता है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड ग्रोथ मूवमेंट, ट्रोपिज्म। पॉजिटिव जब वो स्टिमुलस की तरफ जाएगा, नेगेटिव जब उसके अगेंस्ट जाएगा, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं, लाइट की तरफ फोटोट्रोपिज्म, ग्रेविटी के लिए जियोट्रोपिज्म, केमिकल के लिए कीमोट्रोपिज्म, वाटर के लिए हाइड्रोट्रोपिज्म और टच के लिए सिग्मोट्रोपिज्म। इतने सारे टाइप के ट्रोपिज्म हैं, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले फोटो, फोटो वर्ड कहां से आया है,
लाइट से। तो इन रिस्पॉन्स टू लाइट, आप ये फिगर देख रहे हैं, लाइट की तरफ ये फ्लावर बेंड हो गया, लाइट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इन रिस्पॉन्स टू द सनलाइट बाय ग्रोइंग टूवर्ड्स इट, ये मूव कर रहे हैं, ये ग्रोथ मूवमेंट है, लेकिन टूवर्ड्स द स्टिमुलाई। तो स्टेम बेंड्स टूवर्ड्स इट, टूवर्ड्स द स्टिमुलाई, एंड ये बेंडिंग किसकी वजह से हो रहा है? ऑफ कोर्स ऑक्सिन हार्मोन्स, ठीक है। मान लीजिए लेफ्ट की तरफ बेंड हो रहा है, तो आपके ऑक्सिन्स कहाँ ज्यादा एक्यूमुलेट हो गए? राइट पे ऑक्सिन्स बहुत एक्यूमुलेट हो गए, जिसकी वजह से लेफ्ट में बेंडिंग हो गई, ठीक है। इतना क्लियर है आपको? ये हो गया फोटोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म, जियो वर्ड कहाँ से आया है? अर्थ मीन्स ग्रेविटी, ठीक है। इट इज ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड्स, ग्रेविटी अर्थ के सेंटर की तरफ एक्ट करेगा इन रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी। रूट्स क्या शो करते हैं? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, और स्टेम नेगेटिव। अभी फिगर में दिया भी है, देखिए जैसे ये है। फर्स्ट प्लांट में आपने देखा कि जो स्टेम है सीधी ऊपर है और रूट सीधी नीचे है, और इसी पॉटेड प्लांट को अगर हम लोग नीचे रख दें, है ना, ऐसा रख दें, तो फिर कुछ दिन के बाद फिर देखेंगे कि स्टेम वापस ऊपर की तरफ ही जाएगा और रूट्स नीचे की तरफ ही जाएगी, बिकॉज ऑफ जियोट्रोपिज्म। ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी, नीचे ही जाएगा, और स्टेम हमेशा ग्रेविटी के ऑपोजिट जाता है, ऊपर की तरफ ही जाएगा, है ना। ये डेफिनेटली शो कर रहा है ना, देयर इज जियोट्रोपिज्म। नहीं तो फर्स्ट पॉटेड प्लांट में सीधा जा रहा था, हमने उसको ऐसा रख दिया तो इसको इसी डायरेक्शन में हो जाना था ना, नहीं हो रहा ना, तो इसका मतलब डेफिनेटली जियोट्रोपिज्म शो कर रहा है। तो स्टेम शोज नेगेटिव जियोट्रोपिज्म एंड द रूट शो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। हाइड्रो वर्ड तो क्लियर है, कहां से आया है? वाटर। फर्स्ट फिगर में देखिए, अगर पानी इसको सीधा नीचे मिल रहा है तो रूट सीधे सीधे नीचे जा रहे हैं, लेकिन अगर पानी सीधे नहीं है, थोड़ा पास में दूर की तरफ है, लेफ्ट राइट में, जैसे कि यहाँ पर राइट की तरफ है, तो रूट्स उसकी राइट की तरफ ही बेंड होगी, जहां वाटर सोर्स है उसी तरफ बेंड हो जाती है। मान लीजिए नदी के किनारे हैं, तो वो नदी के डायरेक्शन में ही बेंड हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। नेक्स्ट इज थिग्मो। थिग्मो मीन्स रिस्पॉन्स टू टच। जैसे कि टेंडल्स बहुत थिन होते हैं, थ्रेड लाइक, उनको कैसे मालूम है कि कहां पर चढ़ना है ना। एक कोई स्टेम मिल गई तो स्टेम से वो सेंसिटिव होते हैं टू टच, और दे ग्रो अराउंड द स्टेम ओनली। दिस इज पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। देख लीजिए, मान लीजिए एक सपोर्ट मिल गया, तो एक ये टेंड्रिल है, टेंड्रिल सपोर्ट के आसपास ही घूमती रहेगी, सपोर्ट के आसपास ही घूमती रहेगी। कैसे पता चलता है कि सपोर्ट है? थिग्मोट्रोपिज्म, टच, उसको मालूम है यहाँ पर कुछ है, टच सेंस करता है, तो वहीं आसपास वो घूमता रहेगा, उस सपोर्ट से वो बढ़ जाएगा, है ना। क्योंकि इसकी स्टेम वीक होती है, वीक स्टेम होती है, उसको बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज कीमो। कीमो मीन्स बाय प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स, जैसे कि पोलन ग्रेन्स। अब पोलन ग्रेन्स को मालूम है कि यहाँ पर कुछ केमिकल्स है जिसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो रहा है ना, तो ये सेंस करता है कि केमिकल्स, और केमिकल्स की वजह से वो मूव कर रहा है। दिस मूवमेंट ड्यू टू स्टिमुलाई टुवर्ड्स केमिकल is called chemotropy. Next is nestic movements. So nestic movements are different from tropic movements. ठीक है, ये ग्रोथ मूवमेंट नहीं है, ठीक है। मेन डिफरेंस बिटवीन द ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट इज ट्रॉपिक आर डायरेक्शनल,
ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर डायरेक्शनल, नेस्टिक मूवमेंट्स आर नॉन डायरेक्शनल। डिफरेंसेस कभी आ जाएगा ना तो ये पहला डिफरेंस ये हो गया। और हमने पढ़ा था कि बेसिकली वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई की तरफ जाते हैं, है ना, ये इंटरनल स्टिमुलाई। फोल्डिंग अप ऑफ द लीव्स ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट, जैसे कि टच मी नॉट। तो जब कभी सेंसिटिव प्लांट्स को हम टच करेंगे तो हम देखते हैं कि वो उसके पेटल्स जो हैं, लीव्स क्लोज हो जाते हैं। तो जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है ना, ये नेस्टिक मूवमेंट्स है, डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट में नेक्स्ट जो आएगा वो थिग्मोनेस्टी। थिग्मोट्रोपिज्म भी था, ये थिग्मोनेस्टी है। इट इज अ नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। वो तो नेस्टिक मूवमेंट्स है तो नॉन डायरेक्शनल तो होगा ही। इट इज इन रिस्पॉन्स टू द टच। इसमें क्या होते हैं सेंसिटिव प्लांट्स में, वो पैड लाइक स्वेलिंग, ऐसे फूले फूले से रहते हैं, स्वेलिंग, ठीक है। जब हम उनको टच करते हैं तो क्या होता है, देयर इज सडन लॉस ऑफ वाटर। तो सडन लॉस ऑफ वाटर की वजह से ये क्या हो जाता है, ये क्लोज हो जाता है तुरंत, ठीक है। बिकॉज ऑफ सडन लॉस ऑफ वाटर ये क्लोज हो जाता है। और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द फ्लावर आर फोटोनेस्टिक। देखिए, लॉस ऑफ वाटर किसकी वजह से, टच की वजह से। जब हमने टच किया तो सडन लॉस ऑफ वाटर हो गया, इसकी लीव्स क्लोज हो गई। इसको बोलते हैं थिग्मोनेस्टी। थिग्मो मींस टच और नेस्टी मींस नेस्टिक मूवमेंट्स, ठीक है। ये ग्रोथ मूवमेंट नहीं है। और अगर लाइट को रिस्पॉन्ड करे, कि कुछ फ्लावर्स होते हैं जो जो धूप में खिलते हैं, कुछ फ्लावर जो होते हैं वो रात में मूनलाइट में खिलते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोनेस्टी। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर। देखिए, पहली चीज तो ये हो गया, टच मी नॉट। नेक्स्ट देखिए, डैंडिलियन डे में पूरा खिला हुआ है, नाइट में वो बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट डे सवेरे फिर धूप आएगी, फिर खिल जाएगा। आप समझ रहे हैं, धूप में खिलता है और धूप नहीं रहती तो ये बंद हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ मूवमेंट है क्या, नहीं, ये नेस्टिक मूवमेंट है। और लाइट की वजह से हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे फोटोनेस्टी। इसी तरह से मून फ्लावर होता है, नाइट में खिलता है, दिन में बंद हो जाता है, नेक्स्ट फिर नाइट को फिर खिल जाएगा, है ना। इट इज नेस्टिक मूवमेंट, फोटोनेस्टी। फंक्शंस ऑफ प्लांट हार्मोन्स, जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स, जर्मिनेट कर रही ना, उसकी डोमिनेंसी जो है वो ब्रेक हो रही। वो डोमिनेंट पड़ा था, इनएक्टिव था, अब वो उसकी डोमिनेंसी ब्रेक होगी, अब उसके अंदर से प्लांट निकलेगा। जर्मिनेशन, ग्रोथ ऑफ रूट स्टेम लीव्स, मूवमेंट ऑफ स्टोमेटा, फ्लावरिंग, राइपनिंग, ये सब क्या है, फंक्शंस ऑफ द हार्मोन्स। तो ये सब मूवमेंट जो हो रहा है हार्मोन्स की वजह से तो हो रहा है, इसमें नर्वस सिस्टम तो होता नहीं। नेक्स्ट टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन में, एनिमल्स के कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम के अलावा हार्मोनल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम भी होता है। अभी हम लोग फिलहाल, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज देयर इन द हायर एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, क्योंकि इनका जो सिस्टम होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। एनिमल का सिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स होता है, उसको कोऑर्डिनेट करने की ज्यादा जरूरत है, सारे सिस्टम को कोऑर्डिनेट करने की। तो ये कोऑर्डिनेट किससे होगा, नर्वस सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम, दोनों मिलकर इसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज बोलेंगे, रिसेप्टर, ध्यान से समझ लेना। रिसेप्टर्स, व्हाट आर रिसेप्टर्स, सेल इन द सेंस ऑर्गन, ठीक है, सेंसरी सेल्स हैं जो लाइट डिटेक्ट कर लें
फोटो रिसेप्टर, जो साउंड डिटेक्ट कर ले फोनो रिसेप्टर, जो स्मेल डिटेक्ट कर ले ऑल्फैक्टरी, जो टेस्ट गैस्ट्री, और जो हीट और कोल्ड थर्मो रिसेप्टर्स। इतने टाइप के रिसेप्टर्स भी हैं, ठीक है। रिसेप्टर क्या हो गया? सेंसरी सेल्स, जो सेंस करेगा। और दूसरी चीज होता है इफेक्टर। इफेक्टर मतलब मसल्स। तो रिस्पॉन्ड करने के लिए मसल्स को मूवमेंट करना पड़ेगा, इसको बोलेंगे इफेक्टर। तो दो चीज हो गया, रिसेप्टर एंड इफेक्टर। रिसेप्टर्स आर सेंसरी सेल्स इन द सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक है। और इफेक्टर्स क्या हो गए? आपके मसल्स हो गए ना। फोनो रिसेप्टर्स ईयर, फोटो लाइट मतलब आईज में होगा, ऑल्फैक्टरी स्मेल है नोज में होगा, थर्मो टच स्किन में होगा, गैस्ट्री टेस्ट तो टंग में होगा, है ना। तो सेंस ऑफ साउंड एंड बैलेंस ईयर, और साइट आईज। ये क्या हो गया? क्या चीज? बॉडी बैलेंस। आप किसी को एक कान में मारोगे ना, गिर जाए। उसके बॉडी का, हमारे बॉडी का बैलेंस कान में होता है। कितना भी बहुत ह्यूज हो जेजेंटे को कान में खींच के मारा, आदमी सीटी बजने लगेगी, पट गिर जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। आप समझ गए? हमारे बॉडी का बैलेंस जो है वो ईयर में होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस, दो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? नर्वस सिस्टम। पूरे बॉडी के एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना, कंट्रोल करना, कुछ सेंस है तो रिसीव करना और उसको रिस्पॉन्ड करना टू द स्टिमुलाई, ये सब काम ह्यूमन नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम का यूनिट क्या होता है? ठीक है। तो नर्वस सिस्टम का जो सेल होता है, नर्व सेल, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन। इट इज लॉन्ग थिन फाइबर स्ट्रेचिंग आउट ऑफ द सेल बॉडी, न्यूरॉन। इसको हम लोग नर्व फाइबर भी बोलते हैं, ठीक है। जो उसके छोटे छोटे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको डेंड्राइट्स, और जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, एक डेंड्राइट काफी लंबी होती है जिसको हम लोग एक्सॉन बोलते हैं। फिर उनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है। बीच में बोलना नहीं, मैं जब पूछूंगा तब बोलना, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग में समझ में नहीं आता था। तो इनके बीच में ना थोड़ा सा गैप देख रहे हैं आप, माइक्रोस्कोपिक गैप है दो एडजेसेंट न्यूरॉन्स के बीच में। अगर इम्पल्स यहां से ट्रैवल कर रहा है, इम्पल्स यहां से ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ नेक्स्ट में कैसे जाएगा? तो ये क्या करता है? केमिकल्स रिलीज करता है। तो ये केमिकल्स फिर इम्पल्स को पास कर देते हैं टू द अदर डेंड्राइट, एडजेसेंट न्यूरॉन के डेंड्राइट को पास कर देता है, फिर उसके सेल बॉडी से इम्पल्स पास हो जाता है। तो ये जो गैप है इन दोनों के बीच में, इसको बोलते हैं साइनेप्स। नर्वस सिस्टम के पार्ट्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। नर्वस सिस्टम के तीन पार्ट्स हो जाएंगे, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स। सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो तो ठीक है। Brain and spinal cord are connected to all the sensory organs through millions of nerves. Sensory organ से connected है, तभी तो sense करेगा, है ना, तभी तो respond करेगा to stimuli. Parts of nervous system: central nervous system, peripheral nervous system. यहाँ फिगर देख लीजिए, nervous system is divided into two parts: central nervous system, peripheral nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आ जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन।
पेरिफेरल में आ जाएगा ऑटोमेटिक और वॉलेंट्री। ठीक है, फर्दर हम लोग अभी डिटेल में देख लेते हैं। तो पेरिफेरल किसके पार्ट्स में डिवाइडेड है? वॉलेंट्री, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब इनवॉलेंट्री, अपने आप काम करेगा, और वॉलेंट्री मतलब हम अपनी मर्जी से जो काम करते हैं। yes. याद रखना, वॉलेंट्री आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। और जब हम बोलेंगे ब्रेन, तो ब्रेन का कौन सा पार्ट? सेरिबेरम। सेरिबेरम। वॉलेंट्री एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय सेरिबेरम। इनवॉलेंट्री एक्शंस मेडुला। ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग आगे जाकर। तो पेरिफेरल सिस्टम को आगे हम लोग देखते हैं। एक चीज होता है रिफ्लेक्स एक्शन, एक चीज होता है रिफ्लेक्स आर्क। दोनों में क्या डिफरेंस है? जो पाथ है, रास्ता, रास्ते को बोलते हैं आर्क, और एक्शन को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, और पाथ को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, देखिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्यूपल्स, ठीक है, कैसे होता है? ब्राइट लाइट में ये रिफ्लेक्स एक्शन है, सेरिब्रल रिफ्लेक्स एक्शन। यहाँ देखिए जरा, मान लीजिए हमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर दिया, सेंस हुआ, ठीक है, सेंस ऑर्गन ने सेंस कर लिया, ये मैसेज जा रहा है। कहाँ मैसेज जा रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड इंस्ट्रक्शन ले लेता है ब्रेन से, लेकिन ये जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि सबसे करीब जो स्पाइनल कॉर्ड है, तुरंत जो मैसेज देगा वो स्पाइनल कॉर्ड दे देगा, ब्रेन तक जाने में टाइम लगता है। तो सेंस ऑर्गन्स के जो सेंस है, कहाँ तक गए इंपल्स? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से इनको इंस्ट्रक्शन मिला, है ना। इंस्ट्रक्शन क्या मिला? कि हाथ को दूर कर लो। तो ये जो मसल्स हैं, मसल्स ने इकट्ठा काम किया और हाथ को दूर कर दिया। इस एक्शन को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। और ये जो रास्ता है जो इसने तय किया, है ना, इस पाथ को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। एक बार फिर से देखिए, हॉट ऑब्जेक्ट से आप टकरा गए, तो रिसेप्टर्स ने, सेंसरी रिसेप्टर्स ने वो सेंस किया, तो सेंसरी नर्व्स लेके गई मैसेज कहाँ? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में उसको इंस्ट्रक्शन मिला, किसके थ्रू? मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स ने मसल्स को इंस्ट्रक्शन दिया कि मूव करो, हाथ को मूव करो। तो इफेक्टर्स ने रिस्पॉन्ड किया और हमने हाथ को खींच लिया। ये फिगर समझ रहे हैं? yes, हमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, वो स्टिमुलस है। किसने सेंस किया? सेंसरी रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स ने मैसेज भेजा किसके थ्रू? सेंसरी नर्व्स के थ्रू। ये गया स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से फिर इंस्ट्रक्शन मिला किसको? मोटर नर्व, मूवमेंट के लिए मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स ने क्या किया? इफेक्टर्स को इंस्ट्रक्शन दिए। इफेक्टर्स मतलब मसल्स को इंस्ट्रक्शन दिए कि हाथ हटाओ। तो हाथ हटाने के लिए मसल्स मूव करेंगी ना हाथ को, तो ये इफेक्टर्स हैं, वो रिस्पॉन्ड कर देगा बाय मूवमेंट। ये जो रास्ता है, ये जो पाथवे है, दिस पाथवे इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क एंड द एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। तो हम लोग जो इफेक्टर्स बोल रहे हैं वो किसको बोल रहे हैं? मसल्स को। मोटर नर्व्स इंपल्स किसके पास आया? कहां से आया? स्पाइनल कॉर्ड्स। ऑटोमेटिक नर्व्स, ऑटो आपको मालूम ही है ना, ऑटोमेटिक जो सेल्फ अपने आप से, मतलब हम लोग अपनी मर्जी से नहीं करते। वॉकिंग करना है तो हम सोचते हैं ना कि हमें वॉकिंग करना है, हम वॉक कर भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। yes, है ना, हम खड़े हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, हम दौड़ सकते हैं, नहीं भी दौड़ सकते हैं। वो क्या है? वॉलेंटरी एक्शन है। ये इनवॉलेंटरी एक्शन होता है। इनवॉलेंटरी एक्शन, ऑटोमेटिक नर्व्स से इनवॉलेंटरी एक्शन होता है। वॉलेंटरी नर्व्स जो हमारी मर्जी में होता है, जो हमारे कंट्रोल में होता है। ठीक है, मान लीजिए आप स्कूल जा रहे हैं और आपने टाइम देखा कि रे टाइम तो कम बचा है, तो आपने क्या किया? आपने स्पीड बढ़ा दी, सोच समझ के बढ़ा रहे हैं, है ना।
ये वॉलेंटरी एक्शन है, अनजाने में नहीं हुआ। हमने एक टाइम देखा, अरे लेट हो रहे हैं, तब हमने स्पीड बढ़ाई, वॉलेंटरी एक्शन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ओनली, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और ब्रेन को अगर हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट क्या हो जाता है, फोर ब्रेन, सेकंड क्या आ जाता है, मिड ब्रेन, और थर्ड क्या आ जाता है, हिंड ब्रेन। ठीक है, तो फोर ब्रेन में सेरिबेरम है, सेरिबेरम, और हिंड ब्रेन में सेरिबेलम, सेरिबेलम, कंफ्यूज नहीं होना। सेरिब्रम कहाँ है, फोर ब्रेन में, सेरिबेलम कहाँ है, हिंड ब्रेन में। ठीक है, इनके सबके यूजेस हम लोग यहाँ पर देखिए बाजू में विजुअल बनाया हुआ है। जो फोर ब्रेन है वो कई पार्ट्स में डिवाइडेड है, फ्रंटल लोब है, टेम्पोरल लोब है, पेरिटल लोब है, ऑक्यूपिटल लोब है। ये सभी क्या है, फोर ब्रेन के पार्ट्स हैं, और सबके अपने अपने फंक्शंस हैं। देखिए, ये लैंग्वेज, ये मूवमेंट, ये थिंकिंग, रीजनिंग। ठीक है, ये सब किसका काम है, सेरिबेरम। और क्या क्या पार्ट है उसका, अब दूसरे पार्ट की बात करें तो रीडिंग, लिसनिंग, स्मेल और टेस्ट। देखिए फिगर्स बने हुए हैं तो मुश्किल नहीं जानी चाहिए। ठीक है, विजन, कलर, सेंस, ये सब जो हमने अभी तक पढ़ा, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज, मेमोरी, ये सब जो अभी हमने पढ़ा वो किसका फंक्शन पढ़ लिया हमने, फोर ब्रेन, सेरिबेरम का फंक्शन। अब कहाँ आ गए, हिंड ब्रेन, सेरिबेलम। सेरिबेलम, ये फिगर दिख रहा है, बैलेंस कर रहा है, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस ऑफ द बॉडी, बैलेंस ऑफ द बॉडी किसका, किसकी वजह से होता है, सेरिबेलम। ये हो गया आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो ही चीज है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये तो हमने ब्रेन के पार्ट्स पढ़ लिए, ब्रेन के पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ठीक है, मेडुला के क्या फंक्शंस होते हैं याद है, इनवॉलेंटरी एक्शन, है ना, इनवॉलेंटरी एक्शंस एमसीक्यूज में आएगा, बहुत आएगा। चलिए और आगे देखते हैं। ब्रेन इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, नो डाउट। फोर ब्रेन में होता है सेरिबेरम। मेन थिंकिंग पार्ट, जो मेन पार्ट है वो यही है, वॉलेंटरी एक्शन यहीं पे लिए जाते हैं सेरिबेरम में, वॉलेंटरी एक्शन। पॉन्स रेगुलेट रेस्पिरेशन, पॉन्स। ठीक है, सेरिबेलम मेंटेन पोस्चर, बैलेंस ऑफ द बॉडी। 3 चीज पढ़ लिया हमने, सेरिबेरम पढ़ लिया, पॉन्स पढ़ लिया, सेरिबेलम पढ़ लिया। अब मेडुला, इनवॉलेंटरी एक्शन, हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, पेरिस्टलिक मूवमेंट। इनवॉलेंटरी एक्शन ऑप्शन में बहुत आएगा, वॉलेंटरी एक्शंस बाय द सेरिबेरम, रेस्पिरेशन, पॉन्स, और पोस्चर, बॉडी बैलेंस, सेरिबेलम, मेडुला, इनवॉलेंटरी एक्शंस। ठीक है, सेंटर फॉर रिफ्लेक्सेस, सॉलोइंग, कॉफ, स्नीजिंग, ये सब वही हो गया, इनवॉलेंटरी एक्शंस, मेडुला। स्पाइनल कॉर्ड, तो आपने देखा स्पाइनल कॉर्ड क्या है, कॉर्ड जैसा है, एक रस्सी जैसी है, लंबी सी, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। मेडुला से शुरू होता है, कहां से शुरू होता है, मेडुला से। एमसीक्यूज में आता है एक्सटेंड्स डाउनवर्ड, और एक केज है, बोन केज, वर्टिब्रल कॉलम, उसके अंदर वो संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि चोट लगेगी तो डैमेज हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा तो बहुत सारे बॉडी के एक्शंस बंद हो जाएंगे। ठीक है, कितने पेयर ऑफ नर्व्स निकलते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, 31 पेयर। तो ब्रेन इंफॉर्मेशन रिसीव करता है सेंसरी ऑर्गन से, रिस्पॉन्ड करता है टू द स्टिमुलाई, को रिलेट करता है
कोरिलेट मतलब सेंसरी, इतने सारे सेंस ऑर्गन्स है, सबको कोरिलेट करता है और सबको रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। बॉडी के सारी एक्टिविटीज को रिस्पॉन्ड करता है, इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, ये सब काम किसके हैं? ब्रेन के। नेक्स्ट कहां पहुंच गए हम लोग? हार्मोन्स। केमिकल जो सिक्रीट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हार्मोन्स। ये भी कोऑर्डिनेट करेगा। कोऑर्डिनेट जो बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो चीज की वजह से होती, पहली पढ़ लिया हमने, ठीक है। एक तो है नर्वस सिस्टम, दूसरा है हार्मोनल सिस्टम। हार्मोन्स आर सेक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। देखो दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, मालूम है ना, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनमें डक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो वो हार्मोन सिक्रीट नहीं करते, वो दूसरी चीजें सिक्रीट करते हैं। हार्मोन जो सिक्रीट करते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इनमें डक्ट्स नहीं होती, ये डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करते हैं, ठीक है। वो डायरेक्टली इनटू द ब्लड, और जहां के लिए है वहीं जाके इफेक्ट करे, है ना। हम कोई दवाई खाते हैं तो हमको जिस पार्ट में, जिस ऑर्गन में प्रॉब्लम है वो उसी में आराम मिलता है, दूसरी जगह जाकर नहीं, है ना। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हार्मोन सिक्रीट करेंगे डायरेक्टली इनटू द ब्लड, इनको हम लोग डक्टलेस ग्लैंड्स। डक्ट मतलब ट्यूब, पाइप, पाइप के थ्रू नहीं जा रहा, डायरेक्ट ब्लड में जा रहा है, और फिर जहां के लिए चला है, जहां के लिए मेंट है वहीं जाकर असर करेगा, दूसरी जगह असर नहीं करेगा। इसको हम लोग केमिकल मैसेंजर्स भी कहते हैं। एक्ट ऑन स्पेसिफिक ऑर्गन, जिस ऑर्गन के लिए बना है उसी में अफेक्ट करेगा, बाकी को अफेक्ट नहीं करेगा, और ये भी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। और आगे देखते हैं डिटेल में। तो ग्लैंड्स तो बहुत सारे, दो टाइप के होते हैं ग्लैंड्स, है ना, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन में क्या होते हैं? डक्ट्स होते हैं, एंडोक्राइन में डक्ट्स नहीं होते हैं। तो हार्मोन सिक्रीट करने वालों को हम लोग एंडोक्राइन, ओके। और आगे देखते हैं हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम। हाइपोथैलेमस, उसके ठीक नीचे पिट्यूटरी, और पीछे साइड पीनल। थोड़ा नीचे आएंगे थ्रोट पे थायराइड, पैराथायराइड। उसके और नीचे आएंगे लोअर थ्रोट में थाइमस। पैनक्रियास तो आपको पता ही है, स्टमक के ठीक लगे हुए होता है ना, पैनक्रियास। फीमेल में ओवरीज, मेल में टेस्टिस, और किडनी के ठीक ऊपर एड्रीनल ग्लैंड्स। ये सब हैं ग्लैंड्स। अब एक एक करके डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। तो ग्लैंड्स वो होते हैं जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, हार्मोनल सिस्टम भी बोलते हैं हमको। एंडोक्राइन सिस्टम का अदर नेम हार्मोनल सिस्टम। लार्ज नंबर ऑफ ग्लैंड्स होते हैं, अभी हमने सबके नाम एक एक करके पढ़ लिए। सबसे पहले क्या है? हाइपोथैलेमस। इट प्रोड्यूसेस रिलीजिंग हार्मोन, मतलब ये क्या करता है? ये रेगुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को रेगुलेट करेगा। इट कंट्रोल्स द पिट्यूटरी हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस प्रेजेंट इन द ब्रेन, अभी हमने फिगर में देख लिया। पिट्यूटरी ठीक हाइपोथैलेमस के नीचे सिक्रीट्स अ नंबर ऑफ हार्मोन्स, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो गई तो जाइजेंटिक हो गया, टॉल हो गया, और अगर कम सिक्रीट हो गया तो कोई छोटा रह गया, डॉफ रह गया। उसके अलावा जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो बोन्स और मसल्स के डेवलपमेंट को भी कंट्रोल करता है। तो इसकी डेफिशिएंसी से भी प्रॉब्लम है, ज्यादा सिक्रीशन से भी प्रॉब्लम है। सही अमाउंट में सिक्रीट होना चाहिए, चेक्स एंड बैलेंसेस लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट इज थायराइड ग्लैंड।
विंड पाइप से अटैच्ड है। कौन सा हार्मोन बनाता है? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स के करेक्ट मिक्सचर को कंट्रोल करता है, इसके कॉम्बिनेशन को कंट्रोल करता है, क्योंकि पूरी बॉडी को अगर इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा तो हम हेल्दी नहीं रहेंगे। तो इसका जो करेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना है वो किसका काम है? थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन के लिए क्या जरूरी है? आयोडीन। और आयोडीन की कमी से क्या हो जाती है? गॉइटर डेफिशिएंसी डिजीज कॉल्ड गॉइटर, दैट इज स्वॉलन नेक, है ना, गले में फूल जाता है बहुत बड़ा। पैराथायराइड, थायराइड में ही जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड में भी 4 छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं, एम्बेडेड इन द थायराइड ग्लैंड, इट इज कॉल्ड पैराथायराइड ग्लैंड्स। ये रेगुलेट करेगा कैल्शियम फॉस्फेट इन द ब्लड वेसल, कितना क्या सिक्रीट करना है। नेक्स्ट इज थाइमस, लोअर नेक में होता है, इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, ये ग्लैंड्स जो है बच्चों में बड़े होते हैं, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं ये श्रिंक होके छोटा हो जाता है ये ग्लैंड। पेनाक्रियास जस्ट बिलो द स्टमक। ठीक है, एक चीज याद है आपको, पेनाक्रियास जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, एग्जाम में आता है। ठीक है, हार्मोन भी सिक्रीट करता है और एंजाइम्स भी सिक्रीट करता है। तो इनमें से एक इंपॉर्टेंट जो हार्मोन बनाता है दैट इज इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? शुगर को कंट्रोल रखता है, उसको क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। अगर किसी के बॉडी में इंसुलिन कम बनेगा तो शुगर को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, शुगर बढ़ जाएगी, ऐसे पेशेंट्स को हम लोग बोलते हैं डायबिटिक। तो 2 हार्मोन सिक्रीट करता है, इंसुलिन और ग्लाइकोजन, हमने पढ़ा है और एमसीक्यूज में अच्छा डिटेल में है, और एमसीक्यूज अच्छे हैं। हाँ, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। एड्रीनल ग्लैंड वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा, किडनी के ऊपर होता है, एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट करता है। इसको हम लोग बोलते हैं हार्मोन ऑफ फ्लाइट एंड फाइट, फाइट एंड फ्लाइट। फ्राइटेंड होते हैं या एक्साइटेड होते हैं तो ये सिक्रीट होता है लार्ज अमाउंट में, उससे क्या होती है? मोर ग्लूकोज हमें मिलती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, और बहुत एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है, ताकि या हम फाइट कर लें या भाग खड़े हों। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट, ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी। टेस्टिस मेल्स में होती है, टेस्टोस्टेरोन बनाता है, और ओवरीज फीमेल्स में होती हैं। 2 हार्मोन्स यहाँ पर हैं, ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। फीडबैक मैकेनिज्म, देखिए फीडबैक मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई अगर हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो गया तब भी प्रॉब्लम है, कम सिक्रीट हो गया तब भी प्रॉब्लम है ना। तो वो चेक एंड बैलेंस रख रहा फीडबैक। और फीडबैक का मतलब ये है कि मान लीजिए कि शुगर जो है ज्यादा अमाउंट में आ गई, तो इंसुलिन ज्यादा सिक्रीट करे ताकि शुगर को कंट्रोल कर ले, और जैसे ये कंट्रोल हो जाए तो इंसुलिन का सिक्रीशन फिर कम हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, ये रेगुलेट कर रहा है। ये जो फीडबैक मैकेनिज्म है, ये बॉडी फीडबैक दे रहा है। ज्यादा शुगर होगा तो ज्यादा इंसुलिन सिक्रीट करेगा, उसको नॉर्मलाइज कर देगा, न्यूट्रलाइज करेगा, और जब न्यूट्रलाइज हो जाएगी, शुगर कम हो जाएगी, तो इंसुलिन भी कम सिक्रेट होगी। तो फीडबैक मैकेनिज्म है। एक्सेस भी खतरनाक है और डेफिशिएंसी भी खतरनाक है, उसको कंट्रोल किया जाता है बाय फीडबैक मैकेनिज्म जो हमारी बॉडी में इनबिल्ट है। उसका एक एग्जांपल मैंने इंसुलिन का आपको दे दिया। ठीक है, इसके साथ में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ।